गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। उसके अंदर अपना जो फर्स्ट पीछे की जो क्लास थी कल की, उसमें हमने पढ़ा था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कक्षकों की आकृति है वो पढ़ ली थी। उसके बाद अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो हमने पीछे की क्लास में ये पढ़ा था कि जो मेन सेल होते हैं KLMN, उसके अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और सब सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। मुख्य कोश में उपकोश होंगे, उपकोश में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। इन कक्षकों में क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो क्या बोला जाता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा में कि परमाणु में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के कक्षकों में भरने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यानी कि परमाणु में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षकों में किस प्रकार से भरे जाएंगे, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण, वो कक्षकों में किस प्रकार से होगा, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कहते हैं। तो एक लाइन में लिखा जाएगा ये कि परमाणु में विद्यमान या परमाणु में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के उसके कक्षकों में वितरण की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो मेन सेल में सब सेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डेफिनेशन के बाद में इसमें यह आता है कि जो परमाणु के जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने के कुछ नियम है, कुछ नियम से, उन नियम के आधार पे ही परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरे जाते हैं। तो अपनी हेडिंग रहेगी इसके अंदर कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, रूल ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रूल ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरे जाने के नियम। इनके जो सबसे पहले नियम है उस ओफो का जो सिद्धांत है, ओफो प्रिंसिपल, ओफो प्रिंसिपल के द्वारा विभिन्न कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरे जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर आता है कि ओफो प्रिंसिपल है, ओफो इसमें क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। ओफो ने सबसे पहले परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के लिए एक नियम दिया, उसे हम ओफो का सिद्धांत या ओफो का नियम कहते हैं। अब ओफो सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है। ओफो ने क्या बताया अपने सिद्धांत में, ओफो के अनुसार विभिन्न परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कहने का मतलब ये कि वह कक्षक जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे तथा उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं। तो वो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे तथा उसके बाद इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं। ऐसा ओफो ने अपने सिद्धांत में बताया था। अभी जो ओफो का सिद्धांत है उसके अंदर कुछ नियम है, वो नियम शामिल किए गए हैं। वो देखिए कौन कौन से नियम रहेंगे। नीचे लिखे इसमें कि ओफो सिद्धांत में निम्न नियम शामिल किए जाते हैं। ठीक है। तो पहला नियम इसका कौन सा रहेगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट नियम रहेगा ओफो प्रिंसिपल के अंदर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल दें या रूल बोल दें, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम एक ही बात है इसमें। पाउली इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम है। पाउली ने अपने सिद्धांत में क्या बताया, देखिए पाउली इसके अंदर रहेगा साइंटिस्ट का नाम। पाउली ने इस नियम को दिया था, इस कारण से इसे पाउली का
अपवर्जन सिद्धांत भी कहा जाता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये सिद्धांत क्या था वो देखें। इसने पाउली ने ये बताया कि जो एक कक्षक होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है वो एक दूसरे के क्या रहेगा, अपोजिट या विपरीत रहेगा। कहने का मतलब ये कि पाउली के सिद्धांत के अनुसार किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हो परमाणु के लिए, उसके लिए 3 क्वांटम संख्याओं यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, डिंगसी क्वांटम संख्या और थर्ड थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन तीनों के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या होती है, उसके मान किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं होते हैं। तो पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है उसमें इसने ये बताया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, अर्थात समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, ये रहेगा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक लाइन लिखी जाएगी कि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, समान नहीं होता है। ये रहेगा इसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद जो ओह्म का रूल था अपना, उसके अंदर जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड रूल लागू किया गया था वो था हुंड का नियम। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ये था हुंड का नियम। हुंड इसमें साइंटिस्ट का नाम है, तो नाम रहेगा हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हिंदी में बोलेंगे इसको हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हिंदी में नाम रहेगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। अब हुंड ने अपने इस नियम में क्या बताया देखिए। हुंड ने अपने नियम में एक ही लाइन लिखी थी, वो क्या थी कि किसी भी परमाणु में या परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरी जाए। सही से क्या रहेगा ये नियम कि हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाए। जब सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है वो स्टार्ट होगा। एक एग्जाम्पल देखें, उसके बाद फिर से समझ लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं इसमें कार्बन वाला 6 नंबर पे कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 1s2 2s2 2p2, ऐसे लिखते हैं। तो ये 2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेगी। समान ऊर्जा वाले कक्षक कौन से होते हैं, जैसे p के 3 कक्षक हैं समान ऊर्जा वाले हैं, d के 5 कक्षक समान ऊर्जा वाले होंगे, f के 7 कक्षक हैं वो भी क्या होंगे, समान ऊर्जा वाले होंगे। तो ये p के 3 कक्षक हैं, px है, py है और pz है, तीनों समान ऊर्जा वाले हैं। इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाए। तो हुंड ने क्या बताया अपने नियम में, यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर देते हैं तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, युग्मन हो गया। और जब इसके अंदर ये क्या है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो हुंड ने अपने नियम में यही बताया था कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण तब तक नहीं होता है जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरे जाएं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित नहीं होकर के समान ऊर्जा वाले दूसरे कक्षक में जाएगा। उसके बाद में हम देखें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन में क्या आता है, 1s2 2s2, लास्ट में क्या आएगा, 2p3 आएगा। 2p3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन है, यही px है, py है और pz ये रहेगा। पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ना कि युग्मन होगा, क्योंकि जब तक समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएं तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। उसके बाद में आता है इसमें ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आ गया। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। ठीक है, 2p4 हो जाएगा। तो ये देखें इसमें भी 3 कक्षक हैं, px है, py है और pz है।
अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो तीनों एक एक करके भरे जाएंगे अयुग्मित अवस्था में। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, तो समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन होगा। तो इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन है पहले के साथ में जाके युग्मित हो जाएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से हुंड का नियम है वो रहेगा। तो हुंड के नियम में क्या लिखा जाएगा कि परमाणु कक्षकों में समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में ना भरा जाए। जब समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये था हुंड का नियम। उसके बाद में जो नेक्स्ट नियम है वो अपना रहेगा N+L का नियम। नेक्स्ट नियम है वो रहेगा अपना 4 नियम थे वो रूल के अंदर। नेक्स्ट नियम रहेगा अपना N+L रूल। ठीक है, इसमें आएगा N+L का नियम। ठीक है, इसको बोले। अब इस रूल के अंदर जो N+L है वो क्या क्या है, N रहेगा इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L रहेगा यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, N+L के रूल के अंदर जो N है वो रहेगा अपना मुख्य क्वांटम संख्या और L रहेगी अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर या डिंगसी क्वांटम संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर N+ रूल के अनुसार होता क्या है कि 2 कक्षक हों परमाणु में, जैसे एक ये कक्षक है और दूसरा ये कक्षक है। अब हमें ये पता नहीं हो ना ऊर्जा का पता अपने को, तो क्या करना है हमें, फिर हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है 2 कक्षक हैं और ये पता नहीं है अपने को कि ऊर्जा कौन से की कम है कौन से की ज्यादा है, तब हम कौन से में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे इसे बताने के लिए N+L का रूल है उसका यूज किया जाता है। तो इस रूल में क्या है कि वह कक्षक जिसके लिए N+N की वैल्यू क्या है, कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और वह कक्षक जिसमें N+L की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। तो 2 कक्षक हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, कौन से भरेंगे, तो इसके लिए N+L के रूल का यूज करेंगे, यानी इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करके देखना है हमें, तब N+L की वैल्यू आएगी। तो जिस कक्षक के लिए लिखा गया जाएगा इसमें N+L के नियमानुसार जिस कक्षक के लिए N+L की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे तथा वह कक्षक जिसके लिए N+L की वैल्यू ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाद में भरे जाते हैं। ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल में रहेगा अपने पास जैसे आ गया 3D है और 3p है, ये 2 कक्षक है 3D और 3p। अपने को पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से भरेंगे, तो इसके लिए N+L का रूल है वो यूज में होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम 3p और ये आ जाएगा 3D। कौन से में पहले भरेंगे, तो 3D के लिए N+L निकालते हैं। 3D के लिए N+L क्या रहेगा, N क्या है इसके लिए 3, जो इससे आगे लिखा हुआ है वो N की वैल्यू है, प्लस में L क्या है, तो D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो कितना आ गया, N+L की वैल्यू 5 आ गई। अब 3p के लिए देखें N+L की वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो 3 तो क्या हो जाएगी N की वैल्यू, प्लस में p कक्षक है उसके लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो वैल्यू आ गई 4। तो N+L की वैल्यू कौन से के लिए कम है, 3p के लिए कम है और 3D के लिए ज्यादा है, क्योंकि 3p के लिए आई है 4 और 3D के लिए कौन सी आई है, 5 आई है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से में भरे जाएंगे, उस कक्षक में भरे जाएंगे जिसके लिए N+L की वैल्यू क्या है, कम है। अब 3p के लिए N+L की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो 3D में भरे जाते हैं। ये था अपना N+L का रूल। उसके बाद में इस नियम में आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई 2 कक्षक ऐसे हों जिनके लिए N+L की वैल्यू समान हो। 2 कक्षक ऐसे आ जाएं जिनके लिए N+L की वैल्यू क्या रहे, समान रहे,
तब इलेक्ट्रॉन पहले कौन सी कक्षक में भरे जाएंगे वो देखें। उसके नीचे नोट लगा के लिखें, यदि दो कक्षक ऐसे हों जिनके लिए n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाएंगे जिस कक्षक के लिए n की वैल्यू क्या हो, कम हो। मान लीजिए तो इसमें लिखा जाएगा यदि दो कक्षक जिनके लिए n+l की वैल्यू समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसके लिए n की वैल्यू क्या रहे, कम रहे। एग्जाम्पल देखें इसके अंदर, जैसे दो कक्षक हैं 3D और दूसरा कक्षक रहेगा 4s। ठीक है, 3D के लिए n+l की वैल्यू ज्ञात की जाए तो क्या बनेगी, 3D के लिए n क्या रहेगा 3, l क्या रहेगा, d के लिए l की वैल्यू होती 2, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, सॉरी d के लिए l की वैल्यू 2 होगी तो 5 आ गया। उसके बाद में देखिए अपन 4s नहीं 4p आ जाएगा। ठीक है, तो 4p के लिए 4 है, n की वैल्यू 4 रहेगी और l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू p के लिए आती है 1, तो इसके लिए भी n+l क्या हो गया 5 हो गया। 3D के लिए n+l की वैल्यू 5 और 4p के लिए भी n+l की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब यदि दो कक्षक हो 3D और 4p तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन से में भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसके लिए n की वैल्यू क्या रहे, कम रहे। अब n की वैल्यू कौन से के लिए कम है, 3D के लिए। 3D के लिए n है 3 और 4p के लिए n क्या है 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3D कक्षक में भरे जाते हैं। ठीक है, नोट लगा लिखना, यदि दो कक्षक जिनके लिए n+l की वैल्यू समान हो तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। तो 3D और 4p में से इलेक्ट्रॉन पहले 3D कक्षक में भरे जाएंगे। ये था आपका n+l का रूल। इस रूल का यूज तब करेंगे जब हमें दो कक्षकों की ऊर्जा का पता नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन से भर रहे हैं, कौन से की ऊर्जा कम है, तब वहां पे हम n+l के रूल का यूज है वो करते हैं। उसके बाद में एक लास्ट नियम हो रहा है इसके अंदर, वो देखें, वो रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। हिंदी में बोलेंगे इसको अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो, यदि कोई ऑर्बिटल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे कि ये s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है और ये भी s ऑर्बिटल है। अब यदि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तब इसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल बोलेंगे। अब यदि एक s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 2, लेकिन 2 से एक कम है, आधे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना इसके अंदर, आधे मतलब पूरे भरे हुए, इसकी पूरे भरे हुए का आधा, पूरे भरे हुए 2 तो 1 होगा तो आधा, तो इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। उसके बाद यदि कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब इस कक्षक को हम क्या बोलेंगे, फुल फिल्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो 3 प्रकार के कक्षक होते हैं, वैसे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो वैकेंट में आएगा, तीनों में एक एक ऑर्बिटल हो हाफ फील्ड में आएगा, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो फुल फील्ड में आएगा। अब इन कक्षकों का स्थायित्व इस क्रम में होता है, सबसे अधिक स्थायी होगा पूर्ण भरित कक्षक, पूर्णपूरित या फुलफिल्ड, उससे कम स्थायित्व होगा हाफ फील्ड अर्धपूरित का, और उससे कम स्थायित्व किसका होगा, वैकेंट या रिक्त ऑर्बिटल का होता है। तो इस नियम के आधार पर क्या किया जाता है, ये स्थायित्व का क्रम ध्यान में रखते हुए कि हाफ फील्ड और फुलफिल्ड कक्षक, पूर्णपूरित कक्षक हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। तो इस नियम का ध्यान रखते हुए, इस ऑर्डर का ध्यान रखते हुए परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भरे जाते हैं। तो जैसे अपने पास आ गया इसके अंदर
नाइट्रोजन वाले के अंदर तो आएगी। उसके बाद देखिए अपन आता है अपना क्रोमियम, 24 पे क्रोमियम। तो इसके अंदर देखें आप 24 वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और यहाँ पे आता है 3d4। ये होता है आपके क्रोमियम जो 24 पे है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये तो होना तो क्या चाहिए इसके अंदर, देखो 3d और 4s, इसमें कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। ठीक है, अब 3d और 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले कौन से भरे जाएंगे, 3d और 4s में से n+l निकाले तो कितना आएगा 3 और 2 5। इसके लिए n+ कितना आएगा 4 और इसका 0 है l तो ये आ जाएगा 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए अपने पास, तो 2 यहाँ पे आगे बच के 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो ये होता है मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखें इसमें जो D5D है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये स्थायी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी नहीं, क्योंकि ये हाफ फील्ड नहीं है। ठीक है, D4 यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आता है, ये D5 बनता तब ये क्या बनता, हाफ फील्ड बनता, तब ये स्थायी होता। ये होता है 4s। अब इसमें ये लिखा जाता है कि 3d और 4s कक्षक की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर ही 4s के इलेक्ट्रॉन है वो 3d कक्षक में आ जाते हैं। इसमें लिखा जाएगा कि 3d और 4s की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो 3d कक्षक में आ जाते हैं। अब इसमें क्या आता है कि यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो d कक्षक क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड बन जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ तो बन गए 3d5 और यहाँ बन गया 4s1। अब ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया। लेकिन इसके अंदर 3d4 और 4s2, सेकेंड कंडीशन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ गया तो क्या बन गई 3d5 4s1। ऐसी कंडीशन थी मूल अवस्था में। उस समय तो क्या था कि ये तो कुछ है ही नहीं, केवल ये क्या था, पूर्णपुरित था, तो केवल इसके कारण से क्रोमियम का स्थायित्व था। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये भी हाफ फील्ड बन गया, क्योंकि मैं प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन अधिकतम 10 हो सकते हैं, तो आधे इलेक्ट्रॉन हो 10 के आधे 5, तो वो क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। और ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो दोनों हाफ फील्डों के कारण से क्रोमियम का स्थायित्व इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में बढ़ जाता है, क्योंकि हाफ फील्ड का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है अर्धपूरित कक्षक का। इस कारण से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हमने 3d4 4s2 नहीं लिख करके 3d5 4s1 लिखा जाता है। आगे समझ में इसी प्रकार से रहेगा एक आपके कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो एग्जाम्पल और देख लो, कॉपर और क्रोमियम के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस नियम के आधार पे लिखे जाते हैं। कॉपर आता है इसमें 29 पे, इसमें रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 और 4s2। मूल अवस्था में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 3d9 के अंदर कौन सा आएगा अपना, ये रहेगा 3d9 और ये रहेगा 4s2। अब ये तो ना अर्धपूरित है ना पूर्णपूरित है, और ये वाला क्या है, पूर्णपूरित है। तो इस कारण से इस ओरिजिनल स्टेट है मूल अवस्था, उसमें कॉपर का स्थायित्व केवल इस कक्षक के कारण होगा। लेकिन वही आता है कि 3d और 4s कक्षक की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बन गया 3d10 बन गया, पूर्ण रूप से बन गया, और ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। ऐसी कंडीशन हो जाती है जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है। ऐसा हम इस रूल के आधार पे करते हैं। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने के बाद ये तो क्या हो गया, ये कक्षक तो हो गया फुल फील्ड, पूर्ण रूप से भर गया, और ये क्या बन गया, हाफ फील्ड बन गया। इस अवस्था में जो 3d9 4s2 थी और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने से बन गई 3d10 4s1। तो अब देखो इस कंडीशन में केवल क्रोमियम का स्थायित्व इस पूर्णपूरित कक्षक के कारण था, लेकिन ऐसा बनने के बाद में
ये फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड, तो कॉपर का स्थायित्व इस स्टेट की तुलना में इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज्यादा हो गया, और जिस अवस्था में कॉपर का स्थायित्व है किसी भी परमाणु के तत्व का स्थायित्व ज्यादा होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी के आधार पे लिखते हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं लिख करके ये लिखा जाता है, क्योंकि ये विन्यास है वो अधिक स्थायित्व प्रदान करता है कॉपर को। ठीक है, तो इस रूल के आधार पे क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो चेंज हो जाता है। ये थे आपके परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के 4 नियम। अब ओप्पो का जो नियम है उसके आधार पे 1s से लेकर 7s तक के जो कक्षक हैं उनको ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वो देखें ऑर्डर किस प्रकार से रहेगा। ओप्पो सिद्धांत के आधार पर परमाणु कक्षक हैं, ये 1s 2s से लेकर के सारे कक्षक लिखे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो इस क्रम में भरे जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। 1s से स्टार्ट किया, 11th क्लास में भी था, ये 1s से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम कक्षकों में ये सबसे कम एनर्जी वाला है, फिर ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सबसे पहले 1s पे जाएगा, ऊर्जा के क्रम में लिखे तो यहाँ इनका एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी ऑर्डर। तो देखें इसका एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा, 1s की सबसे कम है, उसके बाद में 2s की जाएगी, 2s के बाद में 2p, इससे ज्यादा 3s की, 3s के बाद में 3p, और 3p के बाद में 4s की, 4s के बाद में आती है 3d की, 3d के बाद में आती है 4p की। ऊर्जा का क्रम में बढ़ता हुआ 4p के बाद में आता है 5s, 5s के बाद में आता है 4d, 4d के बाद में आएगा 5p, 5p के बाद में आएगा 6s, और 6s के बाद में आता है आपका 4f, और 4f के बाद में आता है 5d, 5d के बाद में आएगा 6p, और 6p के बाद में आता है 7s। ये तो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो हमने इसके आधार पे लिखा है। अब इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम इससे उल्टा रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएंगे तो ये ऑर्डर ऐसे आएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s 3p में, इस प्रकार से भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये था एनर्जी का ऑर्डर बढ़ता हुआ। हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में, इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट करने। ये था अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की किस प्रकार से परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कल 1 से लेकर के 30 तक के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कल की क्लास में करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा 1 to 30 या 1 to 50 तक के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख के लेके आना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट है वो आगे की क्लास में करेंगे।